नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वह हमारा संधि एक विषय है, जिसका हम भाग 5 जो है वो करने वाले हैं। इसमें आज का टॉपिक जो है वह संधि के अंतर्गत स्वर संधि का एक भाग यण संधि, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों की दृष्टि से। हमने इस संधि नामक सीरीज़ के कई वीडियो बना रखे हैं, तो आपको अगर बेसिक संधि के कॉन्सेप्ट जो हैं वह क्लियर करने हैं और शुरुआत से अपनी संधि को मजबूत तरीके से लेके चलना है, तो आप प्लीज़, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन वीडियोस को देखें, समझें, और जिससे आपका जो है ना बेस जो है वो बिल्कुल अच्छे तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप देखते ही ये बता सकते हैं कि ये यण संधि है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि यण संधि जो है वह स्वर संधि का भाग है, और हमने ये भी जाना था कि स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद होते हैं, जिसमें से यण संधि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। और इसमें हमने ये भी जाना था शुरुआत में कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष क्या है। मैं फिर से बता देता हूँ कि संधि जो होती है वह 2 शब्दों में होती है, पहला शब्द और दूसरा शब्द। तो जहाँ पर पहला शब्द है हम उसके लिए पूर्व पक्ष प्रयोग या पूर्व पद नाम का प्रयोग करते हैं, और दूसरे शब्द के लिए हम उत्तर पक्ष का प्रयोग करते हैं। तो जो वास्तव में संधि होती है वह पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण, इन दोनों के बीच में ही होती है। चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमारा पहली कंडीशन है, हम अ को ही लेकर के चलेंगे, ठीक है, ई को। ई अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण हमारा लघु ई या दीर्घ ई है, लघु ई या दीर्घ ई है, और उत्तर पद का पहला वर्ण जो है वह ई से अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, जैसे अ हो सकता है, उ हो सकता है, री हो सकता है, ली हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो पर ई ना हो। अगर वह ई ही हो गया और दोनों तरफ पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण भी ई रहा और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण भी ई रहा, और दोनों जगह पे प्लस के आगे और पीछे दोनों जगह पे लघु या दीर्घ ई रहा, तो वह फिर दीर्घ संधि का एक नियम बन जाएगा। वहाँ पर यण संधि जो है वह लागू नहीं होगी। तो इसके लिए यण संधि होने के लिए ज़रूरी है कि एक तरफ अगर ई है तो दूसरी तरफ ई ना होकर के कोई अन्य स्वर हो। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है तो लघु या दीर्घ ई कन्वर्ट हो जाता है य में भी हलंत होता है। हलंत का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी अन्य स्वर या मात्रा नहीं होती है। चलिए देखते हैं। यदि अपि, ये हमारा पहला उदाहरण है। यदि के अंत में हमारा य है और अपि जो है उसमें आ है, तो यहाँ पर यण संधि का उदाहरण लग रहा है। तो ये जो य है यह हमारा जो हमारा ई है यहाँ पर वह य में कन्वर्ट हो जाता है और वह यद्यपि बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ई की मात्रा है वह य में कन्वर्ट हो जाएगी और उसमें आगे ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी और हलंत हट जाएगा। प्रत्येक, अति आवश्यक, अत्यावश्यक, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर, ये सभी बड़े ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि जिन शब्दों को हम डेली बेस में यूज़ करते हैं, सामान्य तौर पे यूज़ करते हैं, हम उनको भी अपने उदाहरणों में लें। ठीक है, तो हमारा इस यण संधि का जो पहला भाग है, इस यण संधि के पहले भाग में हमने ये जाना कि अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण हमारा लघु ई या दीर्घ ई है और उत्तर पक्ष में इसके अलावा अन्य कोई भी स्वर है, बस ई ना हो,
जो लघु या दीर्घ ई को य हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया है। नेक्स्ट, अब ये हमारा सेकंड है। इसमें अब पहले में हमने ई लिया था, अब हम ऊ की बारी है। इस ऊ में क्या है कि हम ये ध्यान रखेंगे कि पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण ऊ रहेगा, लघु हो या दीर्घ हो उससे कोई फर्क नहीं, बस ऊ होना चाहिए। और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण अगर ऊ से अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर हो, वह अ हो सकता है, वह ई हो सकता है, वह री हो सकता है, री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ऊ नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो ऊ है, लघु उकार हो या दीर्घ उकार हो, वह व में बदल जाता है। जैसे साधु में जो उकार है वह हमारा व में बदल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। और व में हलंत है तो इसका मतलब है कि बाद में जो भी वर्ण रहेगा, जो भी स्वर रहेगा, वह उसमें जुड़ जाता है, तो हमारा बना साध्वपी। इसी प्रकार से मधु अरि में मध्वरी, भानु इच्छति भानविच्छति, वधु आगच्छति वध्वागच्छति। ध्यान रखिएगा कि हलंत होने का तात्पर्य ये है कि उसकी अपनी मात्रा नहीं है, उसके बाद में सेकंड जो पद होगा, उत्तर पद में जो भी स्वर से शुरू होगा वह ही उसकी मात्रा बन करके आगे चलती है। नेक्स्ट है हमारा इसका तीसरा भाग जो है, इसका तीसरा भाग जो है, पहला था हमारा ई से रिलेटेड, दूसरा ऊ से रिलेटेड, तीसरा हमारा री से रिलेटेड है। तो सिंपल सा है इसमें भी कि अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण हमारा री है, लघु हो या दीर्घ हो, और उत्तर पक्ष में री नहीं होना चाहिए बस, तो हमारा जो रिकारांत है वह हमारा र में कन्वर्ट हो जाता है। वही हमने यहाँ पर पुट किया है। देखिए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पितृ में री है और यहाँ पर अ है। सिंपल सा है कि अगर यहाँ पर री है और यहाँ पर री से अन्य कोई भी स्वर है तो वहाँ पर हमारा यण संधि लग करके और री जो है वह र में बदल जाती है। तो हमारा यहाँ बना पित्रापि, मातृ उक्त्वा, सिंपल वही है, ये बना हमारा मातृक्त्वा। यहाँ पर भातृ इच्छति भातृच्छति, धात्री आगच्छति धात्रागच्छति। देखिए यहाँ पर मैंने कोशिश की है अलग अलग स्वर लेने की। यहाँ पर अ लिया गया है, ऊ लिया गया है, ई और आ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है ये हमारा लृ है, और आपने देखा होगा कि लृ का प्रयोग जो है हम केवल इसी संधि में किया है, इससे पहले वाली संधियों में नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास संस्कृत दो हैं। पहली संस्कृत है वैदिक संस्कृत जो केवल वेदों में ही प्रयोग हुई है, दूसरी है लौकिक संस्कृत जो हम अपने लोक व्यवहार के लिए प्रयोग करते हैं, या हमारे जो साहित्य है वह सारे के सारे लगभग लौकिक संस्कृत में ही हैं। तो वहाँ पर लृ का प्रयोग बड़े ही गिने चुने शब्दों के साथ में हुआ है, जिसमें से एक जो बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है वो हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। इसमें भी सेम वही नियम लागू होगा कि अगर पूर्व पक्ष का अंतिम वर्ण हमारा लृ है और तो उत्तर पक्ष का पहला वर्ण हमारा लृ के अतिरिक्त अन्य कोई भी स्वर होना चाहिए। इस कंडीशन को देखते हुए जो लृ है वह हमारे ल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर पुट किया है। इसका जो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है लृ प्लस आकृति लाकृति। ध्यान रखिएगा कि हमने इस संधि के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आसानी से समझ में आ जाए समझने के लिए, हमने इससे पहले 4 वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और संधि का बेसिक क्या है उस पर चर्चा की है। और हर वीडियो में उस संधि से रिलेटेड, यानी दीर्घ संधि से मैं दीर्घ संधि की वीडियो में दीर्घ संधि का नियम, उदाहरण और अभ्यास, ये तीनों पे चर्चा बड़े आसान तरीके से कर रखी है, बड़े ही शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश कर रखी है। चलिए आगे अब इसका अभ्यास करते हैं यण संधि का। यण संधि का जो है अभ्यास करते हैं। देखिए अब यहाँ पर
सबसे पहला हमें बस ये देखना है इस डायग्राम को, इस टेबल को देखना है और ये ध्यान करना है एक बार फिर से कि ई के स्थान पर य हो गया था, ऊ के स्थान पे व हो गया था, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो गया था। हमें ये चारों वर्ण ध्यान रखने हैं और जैसा कि हम हर बार अभ्यास में बताते हैं कि इस टेबल में जो भी वर्ण रहें, स्वर रहें, उनको अपने रिजल्ट शब्द में देखिए। जैसा कि हम बता चुके हैं अपने वीडियोस में पहले वालों में कि संधि हमेशा दो शब्दों से बनती है, पहला शब्द, दूसरा शब्द, और ये होता है हमारा रिजल्ट वाला जो शब्द आता है, यानी कंक्लूज़न वाला। संधि होकर के जो शब्द आता है वह यहाँ पर है। तो इस वाले कॉलम में अगर ये चारों मिल रहे हैं तो ध्यान रख लीजिए वहाँ पर जन संधि होगी। एक कंडीशन और देखनी है। पहली कंडीशन, ये चार वर्ण मिलने चाहिए, ये चार वर्ण मिलने चाहिए, ठीक है, इस वाले कॉलम में या इस वाले शब्द में। दूसरा, जहाँ भी ये चारों वर्ण मिलेंगे उससे एक पहले वाला, जस्ट पहले वाला, बिल्कुल पहले वाला जो रहेगा वह हमारा आधा अक्षर मिलेगा। हमेशा कन्फर्म है 101%। चलिए देखते हैं। लघु आकार, यहाँ पर लघु है यानी ओ है और यहाँ पर आ है, इसका मतलब यहाँ पर ये यण संधि का उदाहरण है। ओ आ गया तो ओ का मतलब यहाँ पर अब ये व में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा व मिल गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इससे जस्ट पहले वाला आधा मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर आधा भी है और वह भी है, तो इसका मतलब दो चीज़ें क्लियर हो गई इस चार्ट को देखने से। नंबर एक कि जहाँ पर भी इन चारों में से ये कोई भी वर्ण मिलेगा और दूसरा उससे जस्ट पहले वाला आधा वर्ण मिले तो वहाँ पर यण संधि है, नंबर एक। नंबर दो, वहीं से ही उन दोनों शब्दों का विच्छेद होगा, अर्थात वहीं से ही वो दोनों शब्द अलग अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा, इसमें साधु है यानी ऊ आ गया, इच्छा, साधव इच्छा। देखिए यहाँ पर भी य आ गया, यही आ गया य, यहाँ पर भी य आ गया और इससे जस्ट पहला भी अधूरा है, मतलब आधा है। इससे नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ओ आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है त्र में र छुपा हुआ है, यहाँ पर री है, री का मतलब ये र में कन्वर्ट हो जाएगा और त्र में हमारा जो है त और र, ये दोनों जो हैं हमारे हैं, र में ऊ की मात्रा जुड़ी तो ये त्रु बन गया। ये एक अन्य उदाहरण देखने को मिलता है री से संबंधित, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पर य है और य से पहले आधा है, तो हमारा ये यण संधि का उदाहरण है। गच्छति अन्यत्र, तो गच्छति में ई की मात्रा आ गई, यहाँ पर आ गया, तो ये यण संधि के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए य और त। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने की कोशिश की है वह यण संधि को लेकर के क्लियर हो चुकी होगी। इन केस कोई शब्द या कोई कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया है, कोई डाउट रह गया है, तो प्लीज़ हमारी अन्य वीडियोज़ को भी देखिए, जिससे कि थोड़ा सा आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाए। इस वीडियो को एक बार फिर से देखें अगर कोई डाउट है तो। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रखिए हम इस सीरीज़ की अन्य भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ बनाई जा चुकी हैं, कुछ आने वाली वीडियो हैं जिसमें अयादि संधि की नेक्स्ट होगी। उसके बाद में कुछ हम कोशिश करेंगे कि जो अपवाद संधियां हैं स्वर संधि के अंतर्गत या संस्कृत की अन्य भी गौण संधियां रही हैं उन पे चर्चा करेंगे और लास्ट में एक टेस्ट रखेंगे हम, जिसमें परीक्षण होगा कि हम कितना सीख पाए और जो हमारे अभ्यास यानी हमारे बोर्ड परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन शब्दों को बार बार पूछा जाता है, हम उन शब्दों पे भी बड़े गंभीर तरीके से व्याख्या करते हुए उन पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर ये वीडियो और इस वीडियो के कंटेंट्स आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल